उम्मीद है कि आपने सह्याद्री में बाघों की वापसी पर हमारी डॉक्यू पॉडकास्ट सीरीज के पहले 2 एपिसोड का आनंद लिया होगा, जो महाराष्ट्र के सह्याद्री टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी को फिर से स्थापित करने के लिए किए जा रहे ऐतिहासिक और महत्वाकांक्षी प्रयासों का परिचय देते हैं। हमने देखा कि ताडोबा से सह्याद्री लाई गई दूसरी पुनर्स्थापित बाघिन तारा अभी तक इनक्लोजर से निकलना नहीं चाह रही है, मगर धीरे धीरे नए वातावरण में ढल रही है और विभाग किस तरह यह सुनिश्चित कर रहा है कि वह सुरक्षित रहे और तभी इनक्लोजर से बाहर निकले जब वह खुद बाहर आना चाहे। पहली पुनर्स्थापित बाघिन चंदा सह्याद्री के इस नए लैंडस्केप को समझते हुए अपना क्षेत्र बनाना शुरू कर चुकी है, लेकिन अब भी हमें यह देखना बाकी है कि उसका पूरा इलाका कैसा आकार लेता है। इस एपिसोड में हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हम चंदा को सह्याद्री के गहरे जंगलों में ढूंढ पाते हैं। अगर वह अपने इलाके के बड़े हिस्से को कवर करती है तो हम जितना संभव हो सके उसका पीछा करने की कोशिश करेंगे, खासकर इसलिए क्योंकि यह उसके जन्म स्थान ताडोबा के इलाके से बिल्कुल अलग है। दूसरी बाघिन तारा कभी भी इनक्लोजर से बाहर आ सकती है। वह कब बाहर निकलेगी और खूबसूरत सह्याद्री के बीच अपना नया घर बसाएगी। सह्याद्री में ताडोबा से आने के 1 हफ्ते बाद भी तारा इनक्लोजर से बाहर नहीं निकल रही है, जबकि 2 दिन से तीनों गेट खुले हैं। फिर एक रात अंधेरे की आड़ में तारा इनक्लोजर छोड़ने का फैसला करती है। जीपीएस ट्रैकिंग से पता चलता है कि यह युवा बाघिन इनक्लोजर के बाहर एक पूरी तरह अनजान और नए इलाके में करीब 7 किलोमीटर तक चली जाती है। वह जलाशय के किनारे पहुंचती है। क्या वह किनारे किनारे चलते हुए अपने अगले कदम के बारे में सोच रही है? तभी वह सबको चौंका देती है। वह मगरमच्छों से भरी इस झील को पार करने के लिए लगभग 1.5 किलोमीटर तैर जाती है और दूसरी ओर पहुंच जाती है। बाघ बार बार अपने व्यवहार के ऐसे पहलू दिखाते हैं जो हमें हैरान कर देते हैं। हमने मगरमच्छों और बाघ शावकों के बीच हुई इन सटीक घटनाओं को भी फिल्माया है, जिन्हें हमारी आने वाली ब्रॉडकास्ट टीवी की नई पन्ना टाइगर रिजर्व सीरीज में देखा जा सकेगा। ताडोबा में उसकी मां छोटी तारा भी एक बेहतरीन तैराक थी और सभी बाघिनों की तरह उसने अपने शावकों तारा और उसकी बहन को बहुत कम उम्र में ही पांडरपावनी जलाशय के पानी और उसके अन्य जीवों से परिचित करा दिया था। अब सह्याद्रियों में तारा की बात करें तो क्या ऐसा तो नहीं कि इनक्लोजर के आसपास ही तारा को चंदा की गंध मिल रही थी और वह उससे दूर किसी ऐसी जगह पहुंचना चाहती थी जहां कोई और बाघिन की गंध न हो, झील के उस पार। अब दोनों बाघिनें चंदा और तारा सह्याद्री में अपने अपने रास्ते चुन चुकी हैं और तारा आगे किस दिशा में अपना इलाका बनाएगी ये देखना बाकी है। लेकिन सह्याद्री के पठार, पहाड़, घाटियां और झीलें बाघों का पीछा करना कठिन बना देती है, खासकर तब जब वे अपना इलाका स्थापित कर रही हों और विभाग की निगरानी उन पर जरूरी हो। ऐसे में जीपीएस कॉलर बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर जब बाघ एनक्लोजर से निकल जाते हैं। सह्याद्री के फील्ड डायरेक्टर इस भूमिका पर और विस्तार से बताते हैं। और आज देखते हैं हम कि उसको सॉफ्ट एनक्लोजर में डाला, उसको एक्लिमेटाइज किया और फिर हार्ड रिलीज किया। जैसे आपने पूछा कि वो एंटीना के बारे में, तो हमारा टीम एक जीपीएस कॉलर उसके गले में डाला है, दोनों बाघों को डाला है। जो बाघिन एक है चंदा और तारा, दोनों का सैटेलाइट लोकेशन हर आधा घंटे में मेरे फ़ोन पे आता है।
और ऐसे 4 डिवाइसेस पे आता है। तो हमें राइट नाउ यहाँ बैठ के भी पता है कि कौन सी बाघिन कहाँ पे है। वो 2 चीज़ के लिए है। पहला तो उसका मूवमेंट हम ट्रैक कर रहे हैं, वो कहाँ टेरिटरी बना रही है, किस एरिया पे जाती है। अगर वो वेंचर करके ह्यूमन हैबिटेशन की तरफ जाए तो उसको पीछे मोड़ने के लिए हम एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। फिर क्या है कि एक डिवाइस उसके गले में लगा है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी इमिट करता है। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी इमिट करता है उसको पकड़ने के लिए एक एंटीना आता है जो हाथ में लेके हम मॉनिटरिंग करते हैं। तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग का जो डिवाइस है वो डिवाइस से हम पता कर सकते हैं कि कितने अंतर तक बाघिन हमारे से है। और इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रायंगुलेशन। 3 एरिया पे आप जाके डिवाइस का लोकेशन लो तो एग्जैक्ट लोकेशन आएगा कि कहाँ पे वो बाघिन अभी मौजूद है। जो रेडियो ट्रांसमिशन हो रहा है वो 3 किलोमीटर तक उसका फ्रीक्वेंसी जाता है। तो 24/7 हर बाघिन के साथ एक VHF का टीम है, 4 से 5 लोग हैं जिसमें WI के भी एक्सपर्ट है, हमारा भी स्टाफ है और एक डेडिकेटेड व्हीकल उस बाघिन को पूरे एरिया में फॉलो कर रहे हैं। अभी आपके 2 है व्हीकल? 2 व्हीकल है, 2 बाघिन है, दोनों के गले में GPS कॉलर है और दोनों का रिकॉर्ड हमें सैटेलाइट से मिलता है। जैसे पहले पन्ना में भी कॉलर्स लगाए थे, ताडोबा में तारा की मदर छोटी तारा को लगाया था। तो एक जमाना पहले था कि कॉलर को निकालना पड़ता था। हाँ, अभी क्या है देखो कि हमारा जो कॉलर है तो उसमें ऑटो डिटैच मैकेनिज्म है। आप रिमोट से बटन दबाओगे तो कॉलर आपने आप वो निकल के गिर जाएगा। तो उसको लिए उसको फिर से पकड़ने की, उसको कैप्चर करने की जरूरत ही नहीं है। जब हम ट्रायंकुलाइज कर ही नहीं सकते अगर उसके साथ कब है, क्योंकि कब तो वेरी वल्नरेबल ना, तो कब के साथ अगर फीमेल है तो ट्रायंकुलेशन हो नहीं सकता। उसलिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप रिमोट डिटैचेबल कॉलर लो और उसको डिटैच कर दो। जब बड़े मांसाहारी जानवरों की बात आती है तो इन सर्वेलेंस टेक्निक ने मॉडर्न कंजर्वेशन में बहुत मदद की है। डिपार्टमेंट बाघों के मूवमेंट पैटर्न की स्टडी करने में बहुत ध्यान रख रहा है। बाघ अभी भी अपने इलाके की सीमाएं बसा रहे हैं और अगर कोई बाघ इंसानी इलाकों के पास आता है तो GPS डिपार्टमेंट को अलर्ट कर सकता है। टाइगर को दिन रात ट्रैक किया जाता है। सिग्नल से एक उम्मीद जगती है। जल्द ही चंदा एक जरूरी कदम उठाती है। वह उस इलाके की तरफ जाती है जहां अभी अभी एक कैमरा ट्रैप में नर बाघ सेनापति को देखा गया था। कैमरा ट्रैप एक ऐतिहासिक पल दर्शाता है। एक ऐसी तस्वीर कैद होती है जिसमें नर बाघ सेनापति एक गिरे हुए गौर के पास दिखाई देता है और चंदा उसके पीछे नजर आती है। GPS के जरिए विभाग इस बात की पुष्टि करता है कि चंदा वास्तव में उस गिरे हुए गौर के पास ही मौजूद है। अगले कुछ दिनों में विभाग को जंगल की गहराइयों से बाघों के मेटिंग की गुर्राहटें सुनाई देती हैं। क्या सह्याद्री ने सालों से जो सपना देखा था वह सच में हो रहा है? यानी छोटे शावकों की आवाजें सह्याद्री फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के विजन के लिए एक नई सुबह का संकेत देगी। क्या 2 लैंडस्केप, ताडोबा और सह्याद्री का झंडा पकड़े हुए छोटे मैस्कॉट के छोटे पंजे इन प्राचीन सह्याद्री जंगलों में चलते दिखेंगे? सेनापति के साथ कुछ दिन एक ही इलाके में बिताने के बाद चंदा बाड़े के पास बने कैंप की ओर वापस चलना शुरू कर देती है। जब हम बाड़े के पास बने कैंप में रहने के लिए पहुंचते हैं तो हमें एक सुखद हैरानी होती है। उसी सुबह 3 बजे सबसे पहले सेनापति कैंप के पास लगे एक कैमरा ट्रैप में कैद होता है और वही कैमरा 3 मिनट बाद चंदा को भी उसके पीछे पीछे आते हुए दिखाता है। अभी भी ये दोनों बाघ साथ ही हैं, हमसे महज 500 मीटर की दूरी पर। वे कब तक और कितनी दूर तक साथ रहेंगे?
सह्याद्री के नर बाघ परछाई की तरह हैं और हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि सेनापति कब तक चंदा के साथ रहेगा, लेकिन हम चंदा की हरकतों पर नजर रखने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। इस बार हमारा मकसद यह समझना है कि मध्य भारत से आई एक बाघिन ने विशाल सह्याद्री में अपने लिए कितना बड़ा इलाका बनाया है। वह किस तरह के अनोखे और मुश्किल रास्तों से गुजरती है। अगर वह अपने इलाके में लंबी दौड़ लगाने का फैसला करती है तो हम पूरे रास्ते उसके साथ रहेंगे और उस बाघिन की मन की बात समझने की कोशिश करेंगे। हम उसकी हरकतों की हूबहू नकल करना चाहेंगे। अपने फिल्म सीरीज टाइगर लेगेसी के लिए तड़ोबा में चंदा के परिवार को देखने, उन पर रिसर्च करने और उन्हें फिल्माने के बाद अब यहाँ सह्याद्री के अनोखे इलाके में हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर किस बात से प्रेरित होकर चंदा कोई खास रास्ता चुनती है और सह्याद्री में वह आराम करने के लिए कौन सी जगह चुनती है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें उसे ढूंढना होगा। जनवरी में सर्दियों की सुबह ठंडी होती है। सूर्य उदय से ठीक पहले, जैसा कि अनुमान था और जिस समय वह आमतौर पर हरकत करती है, सिग्नल दिखाता है कि वह चल रही है। वह झील वाले इलाके से पठार की ओर जा रही है। चंदा की लोकेशन के बारे में एक जीपीएस अपडेट आता है, लेकिन रेडियो पर सिग्नल कमजोर है। सूरज सह्याद्री की पहाड़ियों को रोशन करना शुरू कर देता है। बाघिन शायद उसी दिशा में जा रही हो और वन विभाग के ट्रैकर गौरव इस बात की पुष्टि करते हैं कि सिग्नल उसी दिशा में सबसे मजबूत हैं। कच्ची सड़कों के नेटवर्क को समझने से पता चलता है कि वह यहां से लगभग 300 मीटर की हवाई दूरी पर सड़क के पास हो सकती है। वह इस सड़क पर उतरकर अपने इलाके की गश्त जारी रख सकती है। शायद वहीं हम उसे सड़क पर देखने की कोशिश कर सकें। रास्ते में हम एक गश्ती कैंप पर रुकते हैं, जहां एक और वन रक्षक हमारे साथ शामिल हो जाते हैं। हमारे अनुमान के अनुसार जिस दिशा में बाघिन आगे बढ़ रही हैं, हम उसी दिशा में उत्साह के साथ निकल पड़ते हैं। हमें एक वाई जंक्शन मिलता है, जहां बाघ की मौजूदगी के कुछ संकेत मिल सकते हैं। वन विभाग की टीम बाघ के पैरों की निशान की जांच करती है, मगर कोई निशान नहीं मिलता। हम नीचे वाली सड़क से जाने का फैसला करते हैं और कुछ ही देर में सिग्नल मजबूत हो जाता है। रोड से जा सकते हैं। और बस आगे सड़क पर हमें एक बाघ दिखाई देता है। यह बहुत ही बेहतरीन और अद्भुत क्षण है। सामने है चंदा। सह्याद्री में किसी जंगली और आजाद बाघ के साथ हमारा पहला सामना। वह अपने काम में व्यस्त है। वह बीच बीच में रुकती है, क्योंकि यकीनन कोई ऐसी गंध है जो उसे सतर्क कर रही है। यह किसी दूसरी बाघिन की गंध होने की संभावना कम है, क्योंकि चंदा ही लंबे समय बाद इस इलाके में आने वाली पहली बाघिन है। भले ही किसी नर बाघ के पग मार्क्स न दिख रहे हों, क्या ऐसा हो सकता है कि सेनापति कुछ दूरी से उसका पीछा कर रहा हो? अगर वह उसका पीछा कर रहा है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि वह ज्यादा दूर नहीं होगा और घने जंगलों में छिपा रहकर एक भूत की तरह ही रहेगा। वह स्प्रे मार्क करके आगे बढ़ जाती है। वह एक बेहद खूबसूरत जलकुंड पर रुककर थोड़ा आराम करती है। इस तरह के शांत और सुंदर जलस्रोत सह्याद्री के उस भूभाग की खासियत है जिसे चंदा ने अपना इलाका बनाया है। ऐसा लगता है कि वह इस वातावरण में पूरी तरह सहज हो गई है और अपने भोजन के लिए शिकार करने में भी सक्षम है।
ताडोबा में उनके पिता छोटा मटका भी इसी उम्र के थे जब उन्होंने अपना इलाका बनाया। उन्होंने अपनी समझदारी और ताकत से बड़े शिकार किए और दूसरे बाघों से लड़े। उनकी बेटी चंदा भी उसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए वही कौशल अपनाएगी। पानी पीते पीते वह अचानक पीछे मुड़कर देखती है, मानो उसे अपने बराबर या खुद से भी बड़े किसी जानवर की मौजूदगी का एहसास हो गया हो। भला किसी दूसरे बाघ के अलावा और कौन उसे इतना सतर्क कर सकता है? यह वही रास्ता है जिस पर हम चंदा के पीछे आ रहे थे। चंदा पानी के कुंड पर रुककर गहरे जंगलों के दिशा में मुड़कर देखने लगी। क्या सेनापति इतना दूर तक उसका पीछा कर रहा है? वह तेजी से पानी के कुंड से हटकर झाड़ियों के बीच चली जाती है। कुछ देर बाद फॉरेस्ट टीम उसके जीपीएस संकेतों और एंटीना के माध्यम से आकलन करती है कि वह पानी के कुंड के पास एक खुले क्षेत्र में ठहर गई है, जहां से सह्याद्री की खूबसूरत घाटियों का नजारा दिखता है। दिन की गर्मी से बचने के लिए चंदा पठार के किनारे पर आराम करेगी, जहां से पानी घाटी में गिरता है, जो वनस्पति और जीव जंतुओं की असंख्य प्रजातियों के जीवन चक्र को गति देता है। बायोडायवर्सिटी से भरा यह खूबसूरत नजारा सह्याद्री की पहचान है, जो आपको बताता है कि धरती ही वह स्वर्ग है जिसकी हमें तलाश है, जो हमारे पास पहले से ही है और उसकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। अब हमारी आंखों के सामने सह्याद्री के लिए रोमांचक बदलाव खुल रहे हैं, जहां पशु साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक बाघ को वापस लाना सह्याद्री की अद्भुत जैव विविधता में एक शानदार जोड़ है। लेकिन इन विशाल पेड़ों के पीछे से उत्सुकता से क्या झांक रहा है? यह एक इंडियन रैट स्नेक है, जो भोजन की तलाश में सहजता से सरकता हुआ काई से ढकी पेड़ की शाखाओं के हर कोने को टटोल रहा है। इस तरह से रेंगते हुए सांप को देखकर ज्यादातर लोगों को डर लग सकता है, लेकिन यह सांप जहरीला नहीं होता और कुछ किसान तो इसे अपने खेतों में भी छोड़ देते हैं, उन खेतों में भी जो सह्याद्री की पनाह में हैं। लेकिन क्यों? असल में इंडियन रैट स्नेक किसानों का दोस्त होता है, क्योंकि यह फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले चूहों की आबादी को काबू में रखता है। लेकिन यहां घने जंगलों में इसे एक चिड़िया का घोंसला मिल जाता है। तब यह अपने मुंह में लार लगाकर उसे चिकना कर लेता है, ताकि खाना आसानी से गले से नीचे उतर सके और फिर यह उसे खा लेता है। लेकिन उस पक्षी के घोंसले तक पहुंचना कठिन होगा, जो अपने साथी और बच्चों को बहुत ऊंचाई पर बने दूर दराज घोंसले में सुरक्षित बंद कर देता है। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल आसमान के राजा है। नर की आंखें गहरी लाल होती हैं और उसकी चोंच के ऊपर का कैस्क गहरे रंग का होता है, जबकि मादा की आंखें हल्की नीली होती हैं और उसके कैस्क हल्के रंग के होते हैं। ये पक्षी जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ों पर बैठते हैं, जबकि इस समय चंदा सह्याद्री के ऐसे ही ऊंचे पठार पर आराम कर रही है। शाम होते होते मौसम ठंडा हो जाता है और आसपास के नजारे भी लाल रंग में बदल जाते हैं। चंदा के लिए फिर से आगे बढ़ने का समय हो गया है। थोड़ी दूर चलने पर वह भैंसों के एक झुंड के बगल से गुजरेगी। यह झुंड भी पुनर्वासित किए गए ग्रामीणों द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था। भैंसें हमें शक की नजर से देखती हैं, लेकिन इधर किधर बाघ की मौजूदगी की वजह से वे ज्यादा चौकस हो जाते हैं और हमले की मुद्रा में आ जाते हैं। झुंड के सबसे कमजोर सदस्य यानी अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए।
चंदा उस दिशा से दूर चली जाती है जहां भैंसें हैं। लगता है कि वह अपने इलाके के चारों ओर जारी अपनी मैराथन यात्रा फिर से शुरू कर रही है। वह नाले के किनारे फैली घनी हरियाली में चली जाती है। हैरानी की बात है कि हमें एक और बाघ की झलक दिखाई देती है, एक नर बाघ। ऐसा लगता है कि यह सेनापति है। फर्स्ट फर्क है उनका बिहेवियर का। जो हमारे पास 3 मेल है, दे आर वेरी शाय। अगर 2 किलोमीटर पहले भी गाड़ी का आवाज आएगा ना तो ये तुरंत बुशेस में चला जाएगा। बेस्ट जीनोम लेके आए हैं सह्याद्री के लिए। एंड अगेन सेंट्रल इंडियन जीनोम को हम इंटरमिंगल करेंगे वेस्टर्न घाट जीनोम से। तो उनका जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा, दे आर मोर रेजिलेंट। हम चंदा के साथ समय बिताने में सफल रहे हैं, जबकि वह अपने सह्याद्री क्षेत्र में एक लंबी गश्ती यात्रा पर है। क्या हम अगले दिन उसे फिर देख पाएंगे? और शायद सेनापति के कुछ संकेत भी। जैसे जैसे रात इन ऊंचे सह्याद्री पठारों पर उतरती है, क्या चंदा अपने साम्राज्य की पश्चिमी सीमाओं तक पहुंच जाएगी? ऐसे पठार जहां रात होते ही एलियन जैसे दिखने वाले जीव सक्रिय हो उठते हैं। अनोखे कीट जिन्हें देखना और फिल्माना अपने आप में एक विशेष अवसर है। उम्मीद है आपको तीसरा एपिसोड पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टा और एक्स पर भी फॉलो करें और सह्याद्री टाइगर रिजर्व और हमारी सीरीज के एंड क्रेडिट में बताए गए सभी कंट्रीब्यूटर्स के काम को फॉलो करें।